नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे डॉक्टर रामविलास वेदांती ने आज अयोध्या के विवादित ढांचा मामले को और हवा दे दी। एक प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर वेदांती ने यह स्वीकार किया कि विवादित ढांचा मेरे महंत अवैधनाथ और अशोक सिंघल के कहने पर तोड़ा गया और इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती की कोई भूमिका नहीं थी। आपको बता दें कि डॉक्टर वेदांती का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी के 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने के आदेश जारी किए हैं। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि कहीं ये बीजेपी के बड़े नेताओं को बचाने की कोशिश तो नहीं। एक सवाल यह भी है कि डॉक्टर वेदांती आखिर इतने साल तक चुप क्यों रहे, और अगर डॉक्टर वेदांती सच बोल रहे हैं तो क्या सीबीआई ने इन नेताओं को फंसाने की कोशिश की? अगर सीबीआई ने बीजेपी के नेताओं को फंसाने की साजिश रची है तो ऐसा आखिर किसके इशारे पर किया गया? आज लोकतंत्र में हम इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। देश की सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से अभी हाल ही में लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, जोशी समेत बीजेपी के 13 वरिष्ठ नेताओं पर बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में आपराधिक साजिश का केस चलाने के आदेश दिए गए। न्यायालय के इंसाफ के प्रति गंभीरता दिखाई दे रही है, तो वहीं एक बयान इस वक्त सुर्खियों में आ गया और बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा भी कर गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में नया मोड़ आ गया है। पूर्व बीजेपी सांसद और राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य डॉक्टर रामविलास वेदांती ने दावा किया है कि अयोध्या में बाबरी ढांचा उनके कहने पर तोड़ा गया और कार सेवकों को ढांचा तोड़ने के आदेश उन्होंने ही दिए थे। वेदांती के मुताबिक वीएचपी के दिवंगत नेता अशोक सिंघल के अलावा महंत अवैधनाथ भी इस साजिश में शामिल थे। जिन लोगों ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने मस्जिद को तोड़ा, ये गलत। मस्जिद थी ही नहीं, तो मस्जिद तोड़ने का आरोप ही बिल्कुल गलत है। वो मंदिर था, हम लोगों ने उस खंडहर मंदिर को तोड़कर भव्य रामलला का मंदिर बनाना चाहते थे। वेदांती यही नहीं रुके और अपना जोश बरकरार रखते हुए उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें फांसी क्यों न हो जाए, लेकिन वो अपने बयान से नहीं पलटेंगे। बिना प्रमाण के आडवाणी जी पर, जोशी जी पर ढांचा तोड़ने का आरोप लगा दिया, ये बिल्कुल गलत। उस विवादित ढांचे को मैंने तोड़वाया, उस खंडहर को मैंने तोड़वाया, मैंने तोड़ा और तोड़वाया भी। आज भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश के सभी साधु महात्मा लोग इसके लिए तैयार हैं कि हम सब लोगों ने मिल करके उस खंडहर को तोड़वाया है राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आपराधिक साजिश का केस जारी रखने के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी अपनी हुंकार भरते हुए अपने इरादे साफ करते हुए कहा था कि जो हुआ वो खुल्लम खुल्ला हुआ। जो ये बातें हैं कि 2 साल में हो, मैं तो कहती हूँ कभी भी हो, मुझे फांसी हो जाए, मुझे जेल हो जाए, अयोध्या के लिए, गंगा के लिए, तिरंगा के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ना मैंने कभी खेद व्यक्त किया है, ना मैंने कभी माफी मांगी है। मैंने हर बात को बिल्कुल स्पष्ट कहा है। सिर्फ इन्हीं की बयानबाजी नहीं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार भी अपनी जुबान से कड़वे बोल चुके हैं। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। जब तक चाहे कोर्ट रखे, जितनी सजा चाहे देना उतनी सजा दे, लेकिन हम जेल में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण ही ये बड़ी भारी चुनौती है। अब वेदांती के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरह से आडवाणी, उमा जैसे बड़े नाम जांच की आंच में आ गए हैं, तो क्या ये उन्हें बचाने की कोशिश है? वेदांती के इस बड़े बयान पर बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? अपना कबूलनामा करने पर वेदांती के खिलाफ अब क्या कार्रवाई की जाएगी? और सालों से चले आ रहे इस मामले में अब आगे क्या मोड़ आएगा? कानूनी पहलू को देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। हिमांशु दीक्षित, एपीएन।
यह तो एक प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर वेदांती ने स्वीकार किया कि विवादित ढांचा उनके महंत अवैधनाथ और अशोक सिंघल के कहने पर तोड़ा गया और इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती की कोई भूमिका नहीं थी। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि डॉक्टर रामविलास वेदांती आखिर हैं कौन। राम जन्मभूमि न्यास के सीनियर सदस्य हैं डॉक्टर वेदांती, जिन्होंने बयान देकर एक बार फिर सियासी पारे को गरमा दिया है। बाबरी ढांचा गिराने में आपराधिक साजिश के आरोपी भी हैं। राम जन्मभूमि को आजाद कराने के अभियान में सक्रियता से डॉक्टर रामविलास वेदांती ने हिस्सा लिया है और यूपी के प्रतापगढ़ से सांसद रह चुके हैं डॉक्टर वेदांती। ये परिचय हम आपका करा रहे हैं कि आखिर डॉक्टर वेदांती हैं कौन। तो डॉक्टर वेदांती का बयान ऐसे वक्त में भी सामने आया जब सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी के 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि कहीं ये बीजेपी के बड़े नेताओं को बचाने की कोशिश तो नहीं। सवाल यह भी है कि डॉक्टर वेदांती आखिर इतने साल तक चुप क्यों रहे और इस बयान के क्या कुछ मायने अब निकाले जाने चाहिए। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब हैं, आप सदस्य हैं AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। साथ ही मुन्ना शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं हिंदू महासभा। लखनऊ से तीन खास मेहमान हैं। नरेंद्र सिंह राणा हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। जीशान हैदर हैं, आप प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस के। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत नरेंद्र सिंह राणा जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। डॉक्टर वेदांती के इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाने चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। जैसे प्रेस बुला के उन्होंने कहा, तो हमारा सीधा सा मानना ये है कि वो कुछ बोले हैं तो उनके ऊपर जो कानून सम्मत बात हो, उसमें अगर कहीं CBI को या जो जांच कर रहे हैं उन सबको लगता हो तो जरूर उस पर विचार हो। जो ये चैनल पे मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के नेताओं को बचाने के लिए, तो ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सर सवाल तो उठेंगे ना राणा जी, सवाल तो उठेंगे, आखिर इतने साल तक मैं ये कह रहा हूँ अक्षय जी कि ये CBI ने ये काम पहले क्यों नहीं किया, क्यों 25 साल लग गए? अब होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल आना चाहिए सबके सामने कि क्या हुआ। हमारी 4 सरकारें चली गई चुनी हुई, वो क्या वहां ढांचा गिराने में थी क्या? एक बात बता रहा हूं, तो ये सारी चीजें जो देश के अंदर उत्पन्न हुई, जो पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो बाद में नहीं होना चाहिए था वो हुआ। अब ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 साल के अंदर कहा कि इसका निपटारा होना चाहिए। तो ये स्वागत योग्य है कि एक समयबद्ध सीमा के अंदर ये तय हो कि उसके दोषी कौन है या वो क्या है। तो ये चीजें हैं। दूसरा, एक बहुत भगवान के बारे में कोई कुछ भी यहाँ व्यक्त करता है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना साधारणता से, जितना सरलता से हमारे यहाँ कुछ भी कह दिया जाता है, तो वो अगर इतना आसान होता तो एक जगह मैं पढ़ रहा था रामचरितमानस में, उन्होंने गोस्वामी भगवान तुलसीदास जी ने लिखा कि चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावा पार और बरनौ किमी तुलसी अति मति मंद गंवार। जहां भगवान तुलसीदास, जिनको पूरी दुनिया ये मानती है कि उन्होंने 82 साल अध्ययन करने के बाद रामचरितमानस रूपी गंगा लिखी, वो ये कहते हैं सवाल यहाँ पर राणा साहब भगवान भोलेनाथ नहीं है। सवाल यहाँ पर आपराधिक साजिश को लेकर है। कह रहा हूं कि जो भगवान राम के जन्म स्थान पर जिस प्रकार से इतना साधारण तरीके से हम रखते हैं, मैं उसकी ओर ध्यान खर्च कर, मूल में तो राम ही है ना। तो ये यदि भगवान शिव और मां पार्वती का चरित्र तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे जैसा अति मतिमंद और गंवार क्या कहेगा। नहीं, बड़ी माफी के साथ राणा साहब हृदय में बसते हैं। इस जवाब से आम दर्शक इतना संतुष्ट नहीं होंगे। नहीं है।
कि इसको लेकर इस जवाब से कोई आम दर्शक सुर्खियां संतुष्ट नहीं बटोर होंगे। ले। वो ये जानना चाहते हैं कि आप डॉक्टर वेदांती सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। रामदत्त त्रिपाठी जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने तो इस ये तो मसले को बेहद वेदांती करीब जी से बताएं। देखा है, क्या क्या हुआ था उस दौरान। रामदत्त त्रिपाठी जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो बयान इतने सालों के बाद आया, अब इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए। देखिए अक्षय जी, पहली बात तो ये समझने की है कि ये सीबीआई ने कोई नया केस नहीं कायम किया, ये कोई नया स्टैंड नहीं है। ये 93 में ही ज्वाइंट चार्जशीट दाखिल की थी सीबीआई ने लखनऊ स्पेशल कोर्ट में, जिसमें बाला साहब ठाकरे से लेके कल्याण सिंह से लेके सिंघल जी सब पे एक कॉन्स्पिरेसी का केस था। उसमें अदालत ने यह भी कहा था कि भाई इसमें पर्याप्त साक्ष्य हैं मुकदमा चलाने के, और आरोप निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है फ्रेमिंग चार्जेस की, उसके लिए तलब किया था। उस समय आडवाणी जी और बाकी लोग हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें एक जो अदालत गठन हुआ है विशेष अदालत का, उसमें एक टेक्निकल फ्लॉ है, उस टेक्निकल कमी को राज्य सरकार चाहे तो दूर कर दे। अब चूंकि बीजेपी उस समय सत्ता में थी, उसके बाद मायावती आई, तो उन्होंने उस कमी को दूर नहीं किया, तो इसलिए मामला इतने दिन लटकता रहा कि भाई उसमें हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया मामला, सीबीआई पहले भी गई, और 2011 की अपील है, अब आया है। तो इसमें सीबीआई की तरफ से न तो देर हुई है, न तो सीबीआई ने कोई नई बात कही, ये पुरानी चार्जशीट है। एक बात जी। दूसरी बात, वेदांती जी का इस तरह का कोई बयान उन्होंने पहले दिया हो ये मुझे याद नहीं आता, ये उनका एक नया बयान है। और अच्छा तो यही होगा कि वेदांती जी जो बात कह रहे हैं उस बात को वो कोर्ट में कहें, हलफ उठा के जब कहेंगे तब उसकी गंभीरता मानी जाएगी। अभी उनके बयान से तो ये लगता है कि वो आडवाणी जी के प्रति, जोशी जी के प्रति अपनी लॉयल्टी सिद्ध करने के लिए, प्रकट करने के लिए अपने ऊपर वो ले रहे हैं। और दरअसल एक बात ये भी है कि ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये बीजेपी के अंदर जो कला है, जो गुटबाजी है, शायद उसका भी परिणाम है। क्योंकि इस समय आडवाणी जी का नाम चर्चा में था कि शायद राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो उम्मीदवार हो सकते हैं, जोशी जी। तो ये माना जा रहा है कि इस समय चूंकि सीबीआई ने जिस तरह से सीबीआई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में इस समय बल दिया कि नहीं कॉन्स्पिरेसी का केस चलना चाहिए, ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए, तो ये जरूर लोगों के मन में ऐसी आशंका लगती है जो अखबारों में आई है कि ये बीजेपी के अंदर की जो गुटबाजी है कहीं वो तो नहीं प्रकट हो रही है। और उनके बयान से भी ये प्रकट हो रही है कि वो आडवाणी जी के प्रति अपनी लॉयल्टी सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अगर उनको सीरियस है तो कोर्ट में ये बात कहनी चाहिए, पहले तो नहीं कहा उन्होंने कोर्ट में। ठीक है जीशान हैदर, क्या ये लॉयल्टी टेस्ट है जैसा त्रिपाठी जी कह रहे हैं? अक्षय देखिए, रामविलास वेदांती जी जो हैं वो हमें लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी युग खत्म हुआ है, हमें लगता है वो थोड़े से अलग पड़े हुए हैं, अलग थलग पड़े हुए हैं। और जिस तरह से अभी रामदत्त त्रिपाठी जी कह रहे थे, देखिए आपको याद होगा जब आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इन सब के ऊपर यूपीए 2 के टाइम पे सीबीआई जो है वो ये आपराधिक मुकदमे के लिए जा रही थी, तो लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक इन लोगों ने चलने नहीं दी थी। और उसके बाद जब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्होंने उसको अलाउ किया और उनके ऊपर आज आपराधिक मुकदमे, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा पक रहा है। मैं बिल्कुल राम त्रिपाठी जी की बात से जाऊंगा कि आज उनका नाम आडवाणी जी का चल रहा था, मुरली मनोहर जोशी जी का चल रहा था कि राष्ट्रपति पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब सीबीआई जो है जाती, उस वक्त हम लोगों को मना किया जा, राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक इन लोगों ने कहा था कि सीबीआई जो है कांग्रेस के इशारे पे चल रही है, उनके तोता है और ये फंसाए जा रहे हैं हमारे बीजेपी के नेता। और आज जब भारतीय जनता पार्टी उसको अलाउ कर रही है और इस वक्त कर रही है जब इलेक्शन अभी 4-6 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है, तो हमें लगता है इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज जी और दूसरी चीज वेदांती जी की बात, वेदांती जी देखिए हमें लगता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में वो उन्हीं लोगों के टाइम के नेता हैं और उसी वक्त वो आगे थे, तो हमें लगता है कि वेदांती जी ने ये सब चीजें उनको बचाने के लिए कही हैं, कहीं ना कहीं मीडिया अटेंशन के लिए कहीं होंगी। क्योंकि देखिए आपको एक बहुत गंभीर बात और है, कल्याण सिंह जी जिनके ऊपर मुकदमा भी नहीं, क्योंकि वो राज्यपाल नहीं हो पा रहा है, आप जाइए आज फैजाबाद अयोध्या में अभी भी वो सीढ़ियां हैं, आप लोगों के पास भी होगा, जब कल्याण
कल्याण सिंह ने कहा था कि हाँ, वो विवादित ढांचा गिराने के जिम्मेदार सिर्फ हम हैं और कोई अधिकारी कोई जिम्मेदार नहीं है, और एक दिन की उनको सजा भी उसकी मिली थी। तो ये जो लोग हैं, हमें तो लगता है उनको इस्तीफा देके उनको भी इस चीज को जो है फेस करना चाहिए। और मैं पहले भी कहा है, उमा भारती जी और कल्याण सिंह जी को इस्तीफा देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें उनको भी सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक मुकदमे को। ठीक है मुफ्ती साहब, आप क्या कहेंगे? ये बयान आपने भी सुना डॉक्टर वेदांती का, वो स्वीकार इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जो भी हुआ मेरे कहने पर हुआ, और महंत अवैधनाथ वहाँ पर थे उनके कहने पर हुआ, अशोक सिंघल जिनमें से 2 लोग तो दिवंगत हैं। देखिए, इन लोगों की अंदरूनी सियासत क्या चल रही है उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि इन लोगों का बाहर में कुछ चरित्र होता है, जब कोर्ट में जाते हैं तो कुछ चरित्र हो जाता है। कोर्ट में जाकर के खड़े होकर के हल्फनामा दाखिल करे और बयान दे इस तरह से, तब समझ में आएगा कि बिल्कुल सही है। उमा भारती जी भी बाहर में तो इस तरह से दावा कर रहे हैं इस बात को लेकर, अब ना दावा कर रहे हैं, फांसी पर लटका दिया जाए अपने बयान से, बाहर में बोल रहे हैं ना, जब कोर्ट में जाकर के बयान देंगे तब समझ में आएगा ना। उमा भारती जी भी कितनी बार इस तरह के बयान दे चुकी है, कितनी बार इस तरह का बयान दे चुकी है वो, लेकिन कोर्ट में जाती है तो कहती है कि भीड़ ने जो है कर दिया। कल्याण सिंह इसी तरह का बयान दे चुके हैं, लेकिन जब कोर्ट में बयान देने की बात आएगी तो कहेंगे इसी तरह से मामला हो चुका। मुझे हैरत है 25 साल के बाद अब जो है सिर्फ ये साजिश का मामला चलाया जा रहा है, हालांकि ये लोग खुले अपराधी अपने अपराध का कुल्लम खुल्ला जो है ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने किया है। हमने किया का मतलब ये है कि मुझे हैरत होती है कि क्या राम जी इस बात की इजाजत देते हैं कि जिस देश के अंदर रहते हैं उस देश में लॉ एंड ऑर्डर को इस तरीके से पैरों तले कुचल दिया जाए, उस देश के कानून के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जाए। 92 6 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ और सिर्फ देश के कानून से खिलवाड़ था, देश के लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ था। क्या कोई भी मजहब इस तरह का आदेश देता है? कोई भी मजहब के मानने वाले डॉक्टर वेदांती तो ये कह रहे हैं कि वहां पर मस्जिद थी ही नहीं, अब वो कह रहे हैं जर्जर हालत में मंदिर था। ये फैसला कोर्ट में करेगा। ये जब मामला कोर्ट में था, कोर्ट की जानिब से वहां पर 44 लगा हुआ था, कोर्ट की जानिब से वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। उसके बावजूद आप जो है लॉ एंड ऑर्डर को लांघते हुए, छलांग लगाते हुए और सारे कानून को बालाए ताक रखते हुए वहां पर जाकर के आपने ऐसी हरकतें की। क्या धर्म यही सिखाता है? क्या मजहब यही सिखाता है कि खून बहाओ और उसके बाद जो है अपने धर्म का प्रचार करो? अरे पूरी दुनिया थी बनाने के लिए, जहां पर अगर वही जगह है, अगर वो कोर्ट में सिद्ध हो जाता, कोर्ट में आज भी वो प्रमाणित हो जाए कि अगर वो जन्म स्थान है, बिल्कुल मुसलमान खुशी के साथ देने के लिए तैयार है, बनाने के लिए तैयार है, लेकिन पहले साबित तो हो जाए ना। अगर साबित नहीं होगा तो क्या किसी के धर्म स्थल को गिरा करके और दूसरा धर्म स्थल बनाया जाए? दुनिया का कौन सा धर्म इसकी इजाजत देता है? मैं समझता हूं एक बात में कि इसी देश के अंदर बापूजी का कत्ल हुआ, 2 साल के अंदर में सजाएं सुना दी गई। 26/11 जैसे जो एक्सटर्नल टेररिज्म के केस हुए उसका 2 साल के अंदर सजा हुआ, लेकिन वो एक एक्सटर्नल टेररिज्म था। हिंदुस्तान की तारीख में इससे बड़ा इंटरनल टेररिज्म कोई नहीं था जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ। ये इतना बड़ा टेररिज्म, क्या इसकी सजा सुनाने में आपको 25 साल लग रहे हैं? 25 साल में भी अभी ये नहीं फैसला किया है कि अपराधी है या नहीं, बल्कि एक साजिश का मामला चलाने जा रहे हैं। और उतना ही नहीं, अभी दूसरे पिटीशन जो है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पिटीशन है, वो सब अभी सरखाने में पड़े हुए हैं। नहीं, जिलानी साहब, वो सब कब बाहर आपकी संस्था से जुड़े हैं, वो तो सर्वोच्च अदालत के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। फैसले का तो हम भी स्वागत कर रहे हैं, किया हम भी कर रहे हैं। देर आए दुरुस्त आया, कुछ तो आगे हुआ, लेकिन अभी भी तो इंसाफ नहीं मिला है ना। इंसाफ जो ठीक है, जिन लोगों मुन्ना कुमार शर्मा जी, कानून की धज्जी ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आपके पास आऊंगा ना। मुन्ना शर्मा जी, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस हुआ। 67.77 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने की मांग डॉक्टर वेदांती करते रहे, अब भी कर रहे हैं। और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मस्जिद वहां पर थी नहीं, वहां पर मंदिर था, जर्जर हालत में था और वो तोड़ा गया कार सेवकों की तरफ से। अब जो बयान उनका सामने आया, वेदांती जी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? देखिए, 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने ये फैसला दे दिया है कि जो विवादित ढांचा था जहां पर अभी मूर्ति विद्यमान है, वो जगह मंदिर था। इलाहाबाद के लखनऊ बेंच का ये निर्णय है। अब तो मामला सर्वोच्च अदालत में और अब मामला पेंडिंग है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने तो फैसला दे दिया कि मंदिर था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई में ये स्पष्ट हो गया है कि वो मंदिर का अवशेष था। उसके बाद पता नहीं मुफ्ती साहब और लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं कि ये इतना देर से फैसला आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये चाहते क्या है कि भगवान राम की जगह बाबर का मस्जिद बने? ये हिंदू राष्ट्र है, ये देश
इस देश में बाबरी मस्जिद को कभी स्वीकार नहीं करेगा तो और यह देश बाबरी मस्जिद को कहीं भी नहीं बनने देगा। Constitution आप नहीं मानते, अयोध्या इसका तो मतलब? छोड़ दीजिए, Constitution को बाबरी नहीं मानते? मस्जिद कहीं भी नहीं बन सकता नहीं, है। कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते आप। बाबर एक लुटेरा था, बाबर विदेशी को आप राम से मत आक्रमणकारी जोड़िए। था। ये बताइए, और Constitution उसने- को मानते हैं या नहीं? उसने हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा। Constitution को भारतीय मानते हैं या नहीं? संस्कृति को एक लफ्ज में नुकसान जवाब किया। दीजिए ना, Constitution को इसलिए मानते हैं या नहीं? बाबरी मस्जिद कहीं भी बनने कैसे नहीं आप दी कह देंगे जाएगी। ये हिंदू राष्ट्र है? अयोध्या नहीं, कहीं भी बनने नहीं दी जाएगी। कैसे कह देंगे मुन्ना हिंदू शर्मा राष्ट्र बाबर है? के नाम पर मुन्ना कोई शर्मा जी। मस्जिद इस देश में नहीं होगा। नहीं, देश संविधान से चलेगा। देखिए, देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। नहीं, इनका यकीन नहीं है और संविधान चल पर। भी रहा है, कैसे चल भी आप रहा कह रहे है। हिंदू राष्ट्र है तो चल हिंदू भी राष्ट्र रहा है? संविधान के मुताबिक ये हिंदू राष्ट्र आप है। एक बात बताइए। नहीं, संविधान के मुताबिक ये जब हिंदू राष्ट्र इलाहाबाद है। हाई मुन्ना शर्मा आप जी, कैसे मुन्ना इसको शर्मा हिंदू जी, राष्ट्र कह सकते हैं? मेरी बात सुनिए। हाँ। आपने कहा कि कहीं पर भी नहीं बनने दी जाएगी, कहीं भी नहीं है बनने ना? दी जाएगी। और बीजेपी के तमाम नेता जो इस आंदोलन से जुड़े भी रहे हैं, वो सीधा सीधा ऑफर भी दे रहे हैं कि आप सरयू पार बना लीजिए। आप कह रहे हैं हम कहीं नहीं बनने देंगे। नहीं, ये तो बीजेपी वाले कहेंगे ना, लेकिन तो आप लोग संविधान से ऊपर हैं क्या? हिंदुस्तान बाबरी नहीं, मस्जिद, हिंदू महासभा क्या देखिए, संविधान से ऊपर है? मुन्ना शर्मा, देखिए, हिंदू महासभा श्री राम मंदिर का आंदोलन 1949 से ही ये लड़ रहा है। जब ये शुरुआत इसकी हुई थी 22 दिसंबर 1949 को, उस समय से हिंदू महासभा इसका आंदोलन सर, अब लड़ तक रहा क्यों है। नहीं बना लिया? महंत दिग्विजय नाथ जी, महंत अवैधनाथ जी, इन लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी और जो ये ढांचा तोड़ा गया उसमें हिंदू महासभा और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं आप ये का मानते हैं हाथ कि था। वहां पर मस्जिद थी? उन्हीं का हाथ था। वहां मस्जिद, आपको मैं बता दूं, भगवान राम का जन्म स्थान है वो, और उस जन्म स्थान पर मंदिर था। परंतु जब 1927 में बाबर ने फतेहपुर सिकरी के राजा राणा संग्राम सिंह को हरा करके 1927 जब वो में नहीं, उस क्षेत्र पर कब्जा किया, ये जानकारी डॉक्टर वेदांती को नहीं है। डॉक्टर वेदांती को जानकारी नहीं है ये। सॉरी, 1527 को जब मुन्ना बाबर- शर्मा जी, मुझे बताइए क्या डॉक्टर अक्षय जी, वेदांती को इस बात की आपका जानकारी विषय नहीं नहीं है? नहीं, सुन तो लीजिए पूरी बात। अक्षय जी, ये विषय पूरी पे बात ही सुन तो नहीं हो रही लीजिए। है। शर्मा जी पता नहीं कहाँ ये पहुंच सुनेंगे गए। नहीं है। 1527 में जब राणा संग्राम ट्रायल सिंह पे को है। हरा सर, के मुन्ना कब्जा शर्मा जी, किया, हम यहाँ पर तो उसके- गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए नहीं सुनिए, आए हैं। उसके इस सेना- बयान के क्या कुछ मायने हैं, इस पर हम आपसे जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे तमाम दर्शक हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाएं। देखिए, वेदांती जी ने बिल्कुल ठीक है, सही कहा है। मैं आऊंगा आपके पास। वेदांती जी ने अब कुछ अपनी बारी गलत का नहीं इंतजार कहा है। कीजिए। लेकिन रामदत्त त्रिपाठी जी, मैं आपको आपके पास बता आता दूं, हूं। इसके बारे में एक बात बता दूं जी, जी। कि वहां पर 6 दिसंबर 1992 को लाखों लोग वहां पर उपस्थित थे और उन सब लोगों ने मिलकर इस विवादित ढांचे को तोड़ा है। वहां पर ये मंदिर एक बहुत ही पुराने ढांचे के अंदर मूर्तियां थी। तो वेदांती और जी उसका झूठ बोल रहे हैं ना, ये बात पुनरुद्धार सीधे किया। स्वीकार कीजिए। उसमें वेदांती जी भी थे, सब लोग थे वहां, जितने लोग थे आपको मैं बता दूं, वहां जो लोग लाखों लोग ठीक है, गए थे- इस पर नहीं, एक कमेंट मैं नरेंद्र सुन सिंह लीजिए राणा ना। जी का। नहीं, ठीक है, एक बात सुन लीजिए, वहां जो लाखों लोग गए थे, मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूं, क्या वो लोग नमाज पढ़ने गए थे वहां पर? वो गए ही थे ठीक है। उस ढांचे नरेंद्र सिंह को राणा तोड़ने जी के लिए। क्या कहेंगे? इसमें ढांचा वेदांती जी तो टूटा, क्लीन इसमें चिट नई दे रहे बात है हैं कि क्या? आडवाणी जी, नहीं, उमा नहीं, भारती, नहीं, मुरली नहीं। मनोहर जोशी जी, उनका कोई हाथ नहीं था, वो निर्दोष है, वो क्लीन चिट दे रहे हैं। और ये मुन्ना शर्मा कह रहे हैं, हिंदू नहीं, महासभा कह रही कि सभी थे। जब नहीं देखिए, दोनों चीजें जो है ना अलग अलग हैं। जो पक्ष है वो तो कहेगा कि मैं निर्दोष हूं और भारतीय जनता पार्टी भी कहेगी कि उसका कोई नेता दोषी नहीं है। ये हमारी बात हो गई। लेकिन माननीय न्यायालय के अंदर यदि कोई विचाराधीन मामला है और वो 2 साल के अंदर, अब बहुत खुशी की बात है कि वो एक टाइम बाउंड फ्रेम में जो है वो हल होने जा रहा है। क्योंकि ये बहुत सही है कि इतने साल आपने लगा दिए, आज तक जो है इस पर time निर्णय bound नहीं भी आया। आपका इसका political है। जो भी कारण है, 19 में जो भी कारण इलेक्शन है। होगा। अब ठीक है, मुफ्ती इसमें साहब। राम जन्मभूमि पर मंदिर है, वो आए, वो भी निर्णय 7 साल से पेंडिंग है। कोर्टों को चाहिए कि कुछ भी हो, कम से कम ये जो इस तरह के मसले हैं इन पर डे टू डे सुनवाई करके इन पर निर्णय देना चाहिए। इनको इतना लंबा डालना, इसमें कुछ लोग चले गए, कुछ लोग जो है पैरवी करने वाले चले गए, ये कहा कि मतलब नहीं, ये तो वो CBI है। तो राणा आपके साहब, हाथ मेरा में है। सीधा मैं चाहता सवाल है हूं कि ये सारी जिसका चीजें जवाब आप जल्दी सिर्फ जल्दी 2 आनी शब्द में कह सकते हैं, हाँ या ना। डॉक्टर वेदांती बताइए। सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है। डॉक्टर वेदांती झूठ क्यों बोलेंगे? डॉक्टर वेदांती यदि सच बोल रहे हैं तो रामदत्त त्रिपाठी जी ने जो कहा, मैं उसके साथ अपने को संबद्ध करता हूं। ये बात कोर्ट में कहें, कोर्ट में मामला चल रहा है।
अब कोर्ट में जाने से ये केस खत्म होगा। वेदांती जी के वहां कहने से यदि मैं यहाँ कहूं तो ये केस नहीं खत्म होता। इस केस के अंदर जहां जो कानून ने तय किया, और ये जो कह रहे थे बीजेपी ने नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि इसको हल आप करिए। और जीशान में आपके पास बोलना चाहिए। ठीक है सर, और मैं आऊंगा आपके पास। सारी चीजें रामनाथ त्रिपाठी जी, जैसा आपने कहा कि वेदांती जी जो बाहर मीडिया के सामने कह रहे हैं वो सर्वोच्च अदालत के सामने अगर पक्ष रखते हैं, अगर वो यही बयान देते हैं माननीय सर्वोच्च अदालत के सामने, तो कानूनी पहलू क्या होगा? देखिए, वो केवल वेदांती जी के बयान से बहुत ज्यादा कुछ नहीं होना, क्योंकि वो को एक्यूज है, सह अभियुक्त है। गवाह तो दूसरे लोग होंगे ना, सीबीआई उसमें प्रोसिक्यूटर है, तो सीबीआई अपना जो भी उन्होंने आरोप लगाया है उसके समर्थन में वो अपने गवाह और अपने सबूत सीबीआई को पेश करना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि कोई ये नहीं कह रहा है कि आडवाणी जी या जोशी जी या उमा भारती जी दोषी है। बात सिर्फ इतनी है कि एक जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, और उस ट्रायल के बाद हो सकता है वो निर्दोष साबित हो। लेकिन ये जो देरदार हुई है वो तो इन्हीं लोगों की वजह से हुई है ना, ये लोग बार बार हाई कोर्ट गए इसलिए देर हुई है। तो अगर हो सकता है कि ये फेयर ट्रायल होता तो सारे लोग छूट जाते, हो सकता है सीबीआई सिद्ध नहीं कर पाती। बात सिर्फ इतनी है कि एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और उसमें सबको, अभियुक्तों को भी मौका मिलेगा, सीबीआई को भी मौका मिलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, जीशान हैदर आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, साथ ही मेरा एक सवाल ये भी है कि उमा भारती का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी हुआ था सब खुल्लम खुल्ला हुआ था, इसके मायने क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? देखिए अक्षय जी, सबको मालूम है जो उमा भारती जी ने कहा है उसका क्या मायना है, लेकिन कोर्ट जो है सबूत मांगती है, और हमें लगता है कि 2 साल का समय अब मिला है। हमें लगता है जल्दी से जल्दी ये पूरा होगा। 140-50 जो भी इसमें जो है वो हैं आपके गवाह हैं इसमें, जो 140-50, हमें लगता है वो सब अब जल्दी से जल्दी वहां निपटेगा। और जहां तक अभी मैं राणा जी की बात सुन रहा था, राणा जी ने खुद कहा कि वेदांती जी ने कहा है वो कोर्ट में जाके कहें तो माने, तो सही बात है। देखिए, वेदांती जी कोर्ट में जाके नहीं मानेंगे। उमा भारती जी, ऐसे मौलाना साहब ने कहा, उमा भारती जी कोर्ट में नहीं कहती हैं। ये सब मीडिया के सामने, ये सब पब्लिक रैलियों में इस तरह की बातें करते हैं। कोर्ट में जाके ये लोग इस तरह की कोई बात नहीं करते हैं, वहां पे हल्फनामा दे देते हैं कि नहीं हम नहीं थे, वो तो वहां पे पब्लिक ऐसे हो गई थी, ये हो गई थी। जबकि एक इंडियन एक्सप्रेस के जो गवाह हैं उनका मैं बयान पढ़ रहा था कि एक दिन पहले बाकायदा इसका वहां पे जो है पूरा किया गया था, पूरा जिस तरह से होना है नेक्स्ट डे, उसका पूरी पहले से जो है एक बार पूरी रेकी की गई थी इन सब चीजों की। तो हमें लगता है कि चीजें सबको पता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, और उसमें कौन एक्यूज है, कैसे हैं। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, हमें लगता है कि जब तक सबूत नहीं होंगे सुप्रीम कोर्ट को उस पर निर्णय लेना है। तो हमें लगता है जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा, हम लोगों की उसमें आस्था है, और वो सही निर्णय लेगा। मुफ्ती साहब सपोर्ट कर रहे हैं आप? नहीं, जो बात इन्होंने कही सही कही, लेकिन सच्चाई वही है। एक बात फिर वही सामने आता है कि इसमें ये लोग जो है ना कोई राम भक्त है ना कुछ है, ये सब के सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। खासतौर से ये बीजेपी की तो शुरू ही से पॉलिटिक्स रही है। आज भी आप देख लीजिए, इस पर गौर करें कि 2 साल का टाइम फिगर क्यों रखा गया है। ठीक जब 2019 में लोकसभा इलेक्शन होगा, और अभी अप्रैल टू अप्रैल देख लीजिए 2 साल का, जिस वक्त में इलेक्शन की सरगर्मी बिल्कुल शबाब पे होगी, और उस वक्त में ये फैसला आएगा, और उस वक्त में इनके कुछ नेताओं को जो है मुजरिम बना करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो फिर वो पूरे मुल्क में हमदर्दी बटोर करके और सोचेंगे कि हम आराम से जो है कुर्सी पर पहुंच जाए। तो ये सब एक प्लान वे में ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। सच्चाई है कि अगर राम भक्त है तो जाए ना मंदिर बनाए ना, क्यों नहीं? इन लोगों का तो कानून पे आस्था कभी रहा ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो कोई चीज इनके यहाँ है नहीं। जैसा कि ये क्या कहते हैं RSS वाले, VHP वाले तो मानते ही नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या चीज है। ये लोग तो आज भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा फिर भी हम बनाएंगे, अगर हमारे खिलाफ आ जाए फिर भी बनाएंगे। तो इन लोगों का तो कभी भी नहीं आस्था रहा। आज ये देख रहे हैं राम मंदिर बनेगा तो कोर्ट का फैसला नहीं भी आएगा, उनके खिलाफ आएगा फिर भी बनेगा। देखिए, मैं एक चीज इसमें क्लियर तो ये लोग बार बार टीवी चैनलों पर आके कहते हैं कि 2010 में इलाहाबाद कोर्ट ने उसको राम मंदिर का जन्म स्थान घोषित कर दिया था। मैं समझता हूँ इससे बड़ा झूठ क्या दिया, बताइए क्या दिया? ASI के हवाले से ये लोग बात करते हैं कि ASI ने जो है ASI ने जो रिपोर्ट दी है उसमें भी जो मंदिर के सबूत दिया, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। उसका टेक्स्ट उसमें जो अल्फाज आए हैं, हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों गया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कौन सुप्रीम कोर्ट क्यों गया उसमें? इस मामले में
चूंकि ये मामला इस तरह से, अगर ये राम जन्म स्थान अगर साबित हो चुका होता, किसी को कोई एतराज ही नहीं होता। अब फिर ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला कैसे कर दिया, जिसमें शायद 2/3 त्रिपाठी जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे। उसमें देख लीजिए, एक चीज त्रिपाठी जी इसको बताएगा, मैं इसमें एक चीज बता थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, इसमें एक चीज जो हाईकोर्ट का फैसला था, नहीं, त्रिपाठी जी थोड़ी एक बार रोशनी नहीं, एक मिनट प्लीज, त्रिपाठी जी करेक्ट करेंगे मुझे। एक चीज और मैं बताना चाहूँ, ये बार बार टीवी चैनलों पर जो ये लोग बोलते हैं कि एएसआई ने, मुन्ना शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, एक मिनट मुझे करेक्ट करेंगे त्रिपाठी जी। एएसआई ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में जो है कहीं भी वहां पर मंदिर होने का जिक्र नहीं है। त्रिपाठी जी अभी बताएंगे, उसमें ये जिक्र है कि 12वीं शताब्दी के पत्थर का बेस में जो है इस्तेमाल हुआ है, 12वीं शताब्दी के पत्थर का बेस, ये इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल हुआ है। ये त्रिपाठी जी बताएंगे, और आप देखिए नेट पर तो वो अल्फाज भी आ जाएंगे। ठीक है त्रिपाठी जी आप जरा रोशनी डालिए, जो कंफ्यूजन मुन्ना शर्मा जी के जहन में है, मुफ्ती साहब के जहन में है, वो थोड़ा क्लियर कीजिए। नहीं, त्रिपाठी जी से मैं ये सर सुन तो लीजिए आप, उस ये क्लियर करें मुन्ना शर्मा जी कि जहाँ पर भगवान राम की मूर्ति है, वो जगह हाई कोर्ट ने मंदिर माना है या मस्जिद माना है? ठीक है, सुन तो बताइए त्रिपाठी जी। देखिए, जो हाई कोर्ट में तीनों जजेस के अलग अलग फैसले आए थे, और उसमें ये उन्होंने माना था, तमाम सबूत तरह तरह के माना था कि जो सेंट्रल गुंबद है उसके नीचे ही, मतलब कहीं आसपास राम जन्मभूमि थी, राम जन्म स्थान था, और वो उन्होंने रामलला विराजमान, चूंकि एक लीगल पर्सन माने जाते हैं, वो उनको दिया। एक गुंबद के जो उन्होंने बाहर के लिए निर्मोही अखाड़ा को दिया, और तीसरी जगह उन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया है। तो वो 3 हिस्से में बांटा है उन्होंने उसको, और उसके लेकिन किसी ने भी उसको स्वीकार नहीं किया है। वो मामला इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में है, और वो मामला फिलहाल वो जो फैसला है उसको स्थगित कर दिया गया है, वो स्टे है। ठीक है, मुफ्ती साहब आप जवाब दीजिए। देखिए, उसमें कोई ये एक तरह से वो समझौते की एक शक्ल थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आया था, हाईकोर्ट की तरफ से अगर आदेश किया जा रहा है, वो देखिए ये हिस्सा आपका, ये हिस्सा आपका, नहीं, उसमें वो किसी के लिए वो मानने नहीं था। हमें नहीं माना, हम ही सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, खुद ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं किया, वक्फ बोर्ड नहीं किया, दूसरा पक्ष नहीं किया, तीसरा पक्ष भी किया, सब लोग गए। मैं तो ये सिर्फ जानना चाहता हूँ त्रिपाठी जी, इसमें शायद नहीं बता पाए कि ये लोग बार बार जो एएसआई का हवाला देते हैं, एएसआई ने कहां रिपोर्ट दे दी है कि वहां पर मंदिर की रिपोर्ट, कभी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। उसमें 12वीं शताब्दी के पत्थर लगने का जिक्र जरूर है, लेकिन मंदिर का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है त्रिपाठी जी। नहीं, एएसआई की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो नीचे खुदाई हुई है अगल बगल में, क्योंकि जो सेंट्रल डोम है जहां मूर्ति रखी है वहां खुदाई नहीं हुई उसके नीचे, लेकिन अगल बगल उन्होंने ये कहा है कि कोई प्राचीन मंदिर जैसे थे वहां, और हिंदू धर्मस्थल जैसे थे, वो उसका उन्होंने एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। स्टोन का लफ्ज इस्तेमाल किया, बेस स्टोन 12वीं शताब्दी के पत्थर, इस बात को सर्वोच्च अदालत बेहतर तरीके से समझेगा कि वहां पर क्या था। कई उसमें आया है, एक बार में नहीं, उसमें कई देखिए आए हैं, जब सेंट्रल डोम मंदिर था, पहले भी उसके बगल में मस्जिद कहाँ से आ गई? जब सेंट्रल डोम मंदिर था, तो उसके बगल में मस्जिद कहाँ से आ गया? बताइए। इसका मतलब है कि इलाहाबाद कोर्ट का डिसीजन भी गलत था। अगर मंदिर तोड़ा नहीं गया, इलाहाबाद कोर्ट का भी डिसीजन गलत था आपकी निगाह में। नहीं, जो मस्जिद का तो वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, आप डायरेक्ट क्यों नहीं कहते? हम कोर्ट को नहीं मानते हैं, हम कानून को नहीं मानते हैं। अगर सेंट्रल डोम मंदिर था, आप जो डायरेक्ट ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं मानते हैं, इस बात का जवाब जो है, अभी आपने कहा कि मस्जिद तोड़ने में तमाम लोग थे वहां पर, जिनको बचाने का प्रयास इस बयान के जरिए माना जा रहा है। नहीं, कोई बचाने का प्रयास नहीं है। ये जो कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि मस्जिद थी नहीं, आप कह रहे हैं मस्जिद वहां पर थी, ये जो कहा जा रहा है कि साजिश किया गया, तो साजिश तो कुछ हुआ ही नहीं। वहां पर लोग जुटे और उन्होंने उसका ये आपराधिक मुन्ना शर्मा जी सिर्फ 200 मीटर के फासले पर मंच बना था, पुराने ढांचे में भगवान राम विराजमान थे, उस पुराने ढांचे को तोड़ दिया गया। वहां से उस मस्जिद के सिर्फ 200 मीटर के फासले पर मंच बना था। सब जानते हैं नहीं है उस मंच पर कौन कौन लोग थे, ये भी दुनिया जानती है, सारे मीडिया में आ चुका है। और वो मंच पर बैठ करके क्या कर रहे थे? वहां वो भोज खा रहे थे या वहां पर साजिश करने गए थे? वहां पर क्या करने गए? नरेंद्र सिंह राणा जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, राणा जी शरीक नहीं थे। ठीक है, मुफ्ती साहब आऊंगा मैं आपके पास। देखिए, पहले तो ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, पूरी दुनिया जानती है,
और मौलाना साहब जिस प्रकार से आप सोच रहे हो कि हमें कानून ही बांध के रखता है, हमें संविधान ही बांध के रखता ना, है कानून पर इस तो आपको देश के भरोसा ही अंदर, नहीं और है। दूसरी कोई प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में और दूसरा कोई माध्यम होता नहीं। एक होता है जनता की अदालत, जिसमें लोग अपनी बात रखते हैं, जिसको चुनावी घोषणा पत्र हम कहते हैं। अगर जब हम आप चुनावी ऐलान कीजिए घोषणा कि पत्र सुप्रीम कोर्ट लेके में जो जनता के फैसला बीच आएगा हम में जाते मानेंगे। हैं, और वो जो है वो जो बिल्कुल आप मानेंगे, ऐलान कीजिए, आप बिल्कुल ऐलान मानेंगे, कीजिए कि बिल्कुल कोर्ट में वो तो मानना ही फैसला पड़ेगा होगा मुफ्ती भैया। साहब, वो अरे फैसला तो हमने मानना ही बोल पड़ेगा, दिया कि आपको भी स्वीकार मानेंगे। करना नहीं, पड़ेगा। ये और तो आगे बिल्कुल उन्होंने मानेंगे, पालन आप करना बोलिए कि मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लोग नहीं तो मानेंगे। खुल्लम खुल्ला कहते ये हैं। आपको सर, शंका किसी होगी के कि कहने आप से क्या होता मानेंगे है? कि देश नहीं संविधान से मानेंगे। चलेगा, लेकिन हम जरूर ना मानेंगे। आपके कहने से चलेगा, ना नरेंद्र सिंह राणा जी के कहने से। अगर मुफ्ती मस्जिद साहब, का संविधान का जो मुफ्ती निर्णय साहब, सुप्रीम कोर्ट का होगा वो बिल्कुल मानेंगे। अगर मस्जिद उसमें के हाथ कोई में दो फैसला मत आया नहीं तो है, मस्जिद उसको ना बनवाएंगे मानने आप? का कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, मस्जिद के हाथ में बिल्कुल फैसला आया मानेंगे, तो मस्जिद क्यों नहीं बनवाएंगे। मानेंगे हम? नहीं, मस्जिद आप क्यों आने बनेगी? दीजिए। अब ये देखिए, आप क्यों बनेगी hypothetical मस्जिद? भगवान राम का मत मंदिर करिए कि बनेगा। वहाँ हम क्या भगवान राम करेंगे। का मंदिर जो बनेगा कोर्ट कि का मस्जिद फैसला बनेगा? आएगा उसका सम्मान किया नहीं जाएगा। तो नरेंद्र सिंह राणा जी लेकिन यही कह रहे मेरा हैं। कहना दूसरा महाराज जी, है, आप में बोलने की हिम्मत नहीं है। भगवान राम थे, हिंदुस्तान आज के पावर जिस था। पर आप डिबेट बोल हो के रही दिखाइए ना ये, है वो कहीं कि दूसरी अगर ओर जा रहा सुप्रीम कोर्ट ने है। मस्जिद मतलब के ये फेवर विषय में नहीं फैसला है। किया ये तो मौलाना जी मस्जिद कह रहे हैं बनवाएंगे। हम संविधान नहीं मानते, हम कानून नहीं मानते, तो ये सरकारें जो देश में बनी हुई गैर कानूनी है क्या? ये कितना सहज है ये बोलना कि हम संविधान नहीं कानूनी मानते, का हम उल्लंघन कानून करके नहीं तो आप मानते। यहाँ सरकार तो तक ये पहुंचे पूरे हैं। भारत में दो से दो पूरे सौ बयासी प्रदेश नहीं, में मुफ्ती साहब, ये बहस से भटकाने की कोशिश है, है ना? ये भटकाने की कोशिश है। जनमत जो आप है मुद्दे वो पर बात कीजिए, तर्कों के संविधान साथ विरोधी कीजिए। है। नहीं, जी। तो हम इसलिए तो चाह रहे हैं ना कि आप आज ऐलान कर दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर मस्जिद के फेवर में आएगा तो हम मस्जिद बनवाएंगे। ऐलान कर दें। नहीं नहीं, आप बताइए ना, आप ऐलान क्यों क्यों नहीं चाहते कर रहे हैं हैं? कि बाबरी मस्जिद बने? नहीं, तो अदालत मुफ्ती जी, का आप फैसला तो आएगा, बताइए जज नहीं कि होगा। बाबरी मस्जिद बने क्यों? फैसला आएगा तो बाबर था कौन? बताइए, बाबर कौन नहीं था? जाते, बाबर बाबर कहाँ से आया था? मुन्ना शर्मा जी, मुन्ना बाबर शर्मा किस जी, लिए आया यहाँ था? पर इतिहास का खाका हम लोग नहीं खींच रहे हैं। वक्त बर्बाद मत कीजिए, सवाल कीजिए जिस मुद्दे के साथ हम आए हैं, क्योंकि एक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर डॉक्टर वेदांती सच बोल रहे हैं जीशान, तो क्या आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे नेताओं के खिलाफ साजिश रची गई थी, उन्हें झूठा फंसाया गया? ये भी तो सवाल उठ रहा है ना फिर। जीशान आप हमसे पूछ रहे हैं अक्षय? जी, जी आप अपना सवाल रिपीट कर देंगे, आपकी आवाज सर सुनेगी। मेरा सवाल यह है कि अगर डॉक्टर वेदांती सच बोल रहे हैं तो क्या लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत जो नेता हैं विश्व हिंदू परिषद के या फिर भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें झूठा फंसाया गया? देखिए, सबको पता है कि वेदांती जी ने ये क्यों कहा है। जो शंका है, जो त्रिपाठी जी ने भी कही, आपको सब चर्चा हो रही है, सबको पता है कि वेदांती जी ने ये बात क्यों कही है। वेदांती जी उसमें को एक्यूज भी हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा चलने जा रहा है इस चीज के ऊपर। तो हमें लगता है सबको पता है कि वेदांती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो चीज आज 25 साल बाद क्यों कही है। आज से 25 साल पहले तो इतने साल मुकदमा चलता रहा, वेदांती जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। आज ही उन्होंने ये क्यों कहा कि जब 3 दिन पहले 2 दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। तो वेदांती जी सिर्फ और सिर्फ हमें लगता है कि उन नेताओं को जो आज भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से किनारे, उमा भारती जी को अगर उसमें छोड़ दिया जाए, किनारे लगा दिए गए हैं, उनको वापस धारा में जोड़ने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं कि उनका कहीं आगे रास्ता साफ हो जाए, जिसमें जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, कहीं उनको वो जो है नैया पार हो जाए और उनको वो चीज वापस मिल जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैं बार बार जीशान कहूंगा कि वेदांती जी, अपनी बात पूरी वेदांती कर जी लीजिए। अगर ये चीज कह रहे हैं तो हमें लगता है हलफनामा भी इनको दायर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और ये चीज कहनी चाहिए उनको। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जीशान आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको कहीं जाना भी है। नरेंद्र सिंह राणा जी, क्या जो सवाल अभी जीशान हैदर की तरफ से उठाया गया कि सब सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह से हो रहा है, मान रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हमें इसमें कोई, मैं शुरू से कह रहा हूं कि इसमें कोई उनको बचाने के लिए वो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो चीज खुद अडवाणी जी, खुद जो है जोशी जी और सारे लोग लगातार 25 साल से कहते रहे हैं कि भाई वो कहीं उसमें जो है शामिल नहीं थे। और उस समय जो घटना घटी उस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है उस पर अपना रिएक्शन भी दिया था। और जब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में बाकायदा सदन एक बुलाया गया था, उसमें कहा गया कि साहब आपको कदम उठाने चाहिए थे। वहां सेंट्रल फोर्सेज भी थी, वहां आपने क्यों नहीं कदम उठाए?
आपको कौन रोक रहा था? और जब आपको एक सरकार ने इस्तीफा दे दिया कल्याण सिंह जी की कि भाई मैं नहीं बचा पाया, तो मेरा इस्तीफा, तो उसको बर्खास्त करने के साथ साथ आपने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हमारी राजस्थान की सरकारें भी बर्खास्त कर दी। तो क्या ये सरकारें क्या बहाल हो जाएंगी क्या? यानी जो चीज, जिस चीज का दंड कितनी बार मिलेगा एक व्यक्ति को, कि आपने जो है सरकारों को दोषी मान लिया तो सरकारें बर्खास्त कर दी। अब ये मामला चल रहा है, तो इस मामले में हम तो फिर यही बात कह रहा हूं मैं शुरू से कि 2 साल के अंदर इसका नीर चीर आ जाएगा सामने कि दूध का दूध पानी का पानी क्या है। मेरी आपत्ति के लिए आप अगर डिबेट को इसी पे रखें तो समझ में आएगा। अब ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा कि वो कह रहे हैं कि वहां मस्जिद बननी चाहिए, आपको क्या पता वहां क्या फैसला आएगा? आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तहे दिल से स्वागत करेंगे, इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से फैसला आए। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए एक चौथा स्तंभ है भाई, कोई सामान्य बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा और उसको कोई अस्वीकार। चलिए ठीक है, इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई है। ठीक है मुफ्ती साहब मैं आपके लिए वो चौथा स्तंभ नहीं था सुप्रीम ठीक है, नहीं मुफ्ती साहब मैं आऊंगा, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अयोध्या के महंत इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं ये भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। नहीं, इसलिए नहीं थी कि न वहाँ नमाज होता था और न ही उसमें ईंटा था और न उसमें क्या कहते हैं नमाज होती थी, न कुआं था और न ही मीनार था, न ही कोई बाबरी मस्जिद का इमाम था, न कोई नमाजी था। ऐसा बाबरी मस्जिद के नाम से कोई नहीं पता चलता। वो लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक इच्छा मतलब कि उनको हृदय में राजनीति में बढ़ने के और घटने के उनको लोगों के बहुत चांस थी दिमाग में है। ये जब मन करे तो कहेंगे, राजनीतिक व्यक्ति के हम विषय में विचार नहीं कर सकते हैं। जन आक्रोश था और लोगों की भावना थी और किसी की इस प्रकार से टिप्पणी अच्छी नहीं है। उस दिन जो बाबरी मस्जिद ढांचा तोड़ने की बात है, पूरे हिंदुस्तान से 20 लाख राम भक्त आए हुए थे और 20 लाख राम भक्तों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। हम समझते हैं कि भारत का ऐसा कोई धर्माचार्य नहीं होगा और हिंदू समाज नहीं होगा जनमानस जिसने रामलला के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए कहीं से कोई कौतूहल किया हो। या तो ये आपने महंतों के बयान भी सुने। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब देखिए, ये तो जो वहाँ के हिंदू संत महंत हैं, उसके अलावा जो तमाम पूरा इलाका है वहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश का, बिहार का और बड़े देश में, ये सैकड़ों साल से वहाँ लोगों की ये मान्यता थी कि भी वहाँ पर राम जन्म स्थान है, इसीलिए मस्जिद बनने के बावजूद वहाँ लोग परिक्रमा करने आते थे। मस्जिद थी तब भी आते थे, ब्रिटिश पीरियड में भी आते थे और तमाम बार वहाँ झगड़ा हुआ और उसमें एक वहाँ मस्जिद के बाहर एक राम चबूतरा भी दिया गया जिसमें बराबर कीर्तन वगैरह चलती रहती थी निर्मोही अखाड़ा का। तो वो तो एक आस्था है और वो उनके बयान से प्रकट हो रही है, लेकिन कानून, अपना आस्था और कानून में थोड़ा फर्क हो जाता है। क्योंकि अब ये तो एक देखिए, या तो दोनों पक्षों में सहमति हो, अगर सहमति नहीं है तो फिर जुडिशियल प्रोसेस से ही उसको हल किया जा सकता है। तो इसलिए अब वो मामला कोर्ट में संभावनाएं भी त्रिपाठी जी कुछ ऐसी बनती नजर आ रही, जैसा आप कह रहे हैं कि ये मामला अदालत के जरिए ही हल हो सकता है क्योंकि वही स्वीकार्य होगा दोनों पक्षों को। ये बयान जी मूल मामला, लेकिन ये जो मामला अभी क्रिमिनल केस, ये अलग है जी। और देखिए एक चीज और हम आपको बताएं कि लीगल है कि जो कॉन्स्पिरेसी की एविडेंस होती है वो कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती। जो कॉन्स्पिरेटर है वो खुल के नहीं कहता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ 120 तो वो इन लोगों पर यह है कि जो बाकी कार्यसेवकों ने किया उसमें इनके अंदरूनी सहमति वो अलग अलग वो उसके, बल्कि ये भी होता है कि अगर 10 लोग कॉन्स्पिरेसी में हैं तो जरूरी नहीं है कि सबको पता हो उनका रोल। और अब ये मुकदमे में बड़ा लूला लंगड़ा चले क्योंकि बहुत सारे गवाह जो है वो डेथ हो गई है उनकी, बहुत सारे मुलजिमों की डेथ हो गई है। कॉन्स्पिरेसी के एक बहुत बड़े जो अभियुक्त तो बाला साहब ठाकरे को बनाया गया था वो अब है नहीं, अशोक सिंघल जी है नहीं, कल्याण सिंह जी को इम्यूनिटी मिली हुई है, वो गवर्नर है इसलिए वो अदालत में आएंगे नहीं। तो अब ये देखना होगा, सीबीआई के लिए एक बहुत मुश्किल काम होगा कि कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करना, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती कॉन्स्पिरेसी की।
हमेशा इनडायरेक्ट एविडेंस से ही उसमें काम चलाया जाता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई खोल के कहे कि मैंने ये काम किया है तभी कॉन्स्पिरेसी प्रूव हो। वो एक अलग परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य होते हैं उसके आधार पे कॉन्स्पिरेसी प्रूव की जाती है। चले, इस पूरे मामले में एक और आरोपी हैं विनय कटियार जी। विनय कटियार क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर वेदांती के इस बयान के बाद? बीजेपी नेता विनय कटियार ने सीबीआई को लेकर तमाम अब सवाल खड़े किए हैं, क्या कुछ कहा है ये सुनाते हैं। साजिश अगर किसी ने रची है तो वो है सीबीआई। वो खुला छुट्टा सांड है और कम से कम हमारी सरकार में तो वो खुला छुट्टा सांड हो गई है सीबीआई। यहाँ तो विनय कटियार के ये बयान क्या माने रखते हैं, ये क्या कह रहे हैं राणा साहब विनय कटियार? जी 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 एक देखिए अक्षय जी कि ये तो विषय हो गया कि जो को अक्यूज्ड है या अक्यूज्ड है जिनको सीबीआई ने बनाया है उनका उसके प्रति रिएक्शन, ठीक है। मैं एक दूसरी बात जो छूट जा रही है कि अयोध्या के अंदर जब बीजेपी ये आंदोलन भी नहीं चलाई थी उससे पहले उस स्थान पर ताला किसने खुलवाया? कांग्रेस पार्टी ने। पूजा की अनुमति किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने। तब तक तो बीजेपी सीन में नहीं है। तो इस देश के अंदर ये मानना ये कतई मतलब इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोई पार्टी या कोई व्यक्ति ये 450 साल से वहां लगातार चलता आया है कि वहां पर रामलला का पूजन होता है, वहां पर नमाज नहीं होती है। तो इसको कांग्रेस पार्टी ने भी माना ना, तो उसको आप जब ढांचा गिरा तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो ये केवल बीजेपी ही इसमें दोषी है, बीजेपी ने ही ऐसा कुछ किया है, ऐसा नहीं है। ये तो आंदोलन है, कभी वो चला तो वो जो है बंद पड़ा था तो कांग्रेस पार्टी ने उसको नहीं। विनय कटियार जी के जो ये सवाल है उसके क्या मायने निकाले हैं? त्रिपाठी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। विनय कटियार सीबीआई की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं ना सर कि सीबीआई उनको जो है परेशान कर रही है। ये उनका अपना दर्द है कि सीबीआई ने इसको जल्दी हल क्यों नहीं किया। ठीक है, अगर मैं अक्षय जी मैं अगर निर्दोष हूं मान लीजिए तो मेरे खिलाफ अगर पुलिस आई तो मैं यही बोलूंगा कि यार ये पुलिस वाले पता नहीं क्या करते हैं। तो ये है जो जिसको देखिए जिसके पैर में पड़ी बिवाई वो क्या जाने पीर पड़ाई। तो हम लोग तो बोल रहे हैं लेकिन जो इसको भुगत रहे हैं उनमें से एक विनय कटियार जी भी हैं। ठीक है, त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि विनय कटियार जी के बयान में जो तलखी है वो अपने सरकार को कह रहे हैं कि हमारे सरकार में भी सीबीआई छुट्टा सांड है। तो वो केंद्र सरकार से उनको लगता है कहीं न कहीं नाराजगी है। उनको लगता है कि जब सरकार हमारी थी तो सीबीआई के वकीलों ने वहां सुप्रीम कोर्ट में इतने फोर्सफुली इतने जोरदार ढंग से क्यों इस बात की वकालत की या बहस की कि भाई ये मुकदमा इस समय कॉन्स्पिरेसी का चलना चाहिए। तो ये नाराजगी उनको अपनी सरकार से है बेसिकली। नहीं, एक जो सवाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठ रहे हैं, मुफ्ती साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ कि ये सब सोची समझी रणनीति है। जुलाई में इलेक्शन भी होने हैं राष्ट्रपति के, और जिस तरह की सूचनाएं भी मीडिया में लगातार सुर्खियां बटोरती रही त्रिपाठी जी कि प्रधानमंत्री ने भी आडवाणी जी के नाम का समर्थन किया है। देखिए ये जो कटियार जी कह रहे हैं और कुल मिला के जो पब्लिक में ओपिनियन उससे तो ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं चाहते कि आडवाणी या जोशी जी राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने, क्योंकि वो उससे लग रहा है, क्योंकि अगर वो उससे यही लग रहा है मुकदमे में जो होगा यह है, क्योंकि अदरवाइज वो सीबीआई के वकील तारीख बढ़वा सकते थे, कुछ और भी कर सकते थे, इतनी जोरदारी से नहीं कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये डाउट है, ये शंका है कि मोदी जी ने बहुत बारीकी से सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रख के इन दोनों लोगों को निपटा दिया है। ठीक है, संक्षेप में राणा जी कमेंट कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और देखिए जिस तरह से इस देश में साजिशन राजनीति होती रही 70 साल, उसी से हम भी अभी इतना जल्दी कैसे मुक्त हो जाएंगे। हमें ये करना, और ये मोदी जी तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, मोदी जी के केवल 3 शब्दों का वो है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस।
सबका साथ सबका विकास। मोदी जी के प्रति जो विश्वास इस देश की जनता ने व्यक्त किया है वो किसी और कारण से नहीं किया है। उनके 13.5 साल के गुजरात के कार्यकाल को देखते हुए और 3 साल के देश के कार्यकाल को देखते हुए मोदी जी पर लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिस तरह से उन पर विश्वास व्यक्त कर रही है तो वो इस तरह की बात नहीं। लेकिन क्योंकि राजनीति है तो राजनीति में ये कह सकते हैं त्रिपाठी जी, लेकिन नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। दूसरा वो जो है अमित भाई की रणनीति, हम लोग अपने 2019 के और इस देश को कैसे आगे ले जाया जाए, इसीलिए जो आपने अमित शाह का भी नाम बीच में ले लिया, उन्हें मौजूदा राजनीति का सबसे बड़ा चाणक्य माना जा रहा है, अपनी रणनीति, इसीलिए विरोधी सवाल तो नहीं उठा रहे कहीं ये भी कोई दूसरा रास्ता तो नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ हमारे संगठन में रणनीति पे और हमारे देश में सरकार का ध्यान है। हम बाकी मामले जल्दी हल हो ये मैं अपील करता हूं, मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि का निर्णय भी जल्दी दे। ठीक है, मुफ्ती साहब इस पर भी रिएक्ट कीजिए कि जो तमाम तरह की बातें चल रही हैं और साथ ही डॉक्टर वेदांती जिस तरह से ये बयान देते हुए नजर आए हैं, अब वो कोर्ट में जाकर क्या बयान देते हैं ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन सवाल खड़े होते हैं, जैसा वेदांती साहब कह रहे हैं कि सीबीआई शायद किसी के इशारों पर उस वक्त खेल रही थी और जो ये नेता है जिनको क्लीन चिट उनकी तरफ से दी गई है कि वो पाक साफ हैं, उनको साजिशन फंसाया गया। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, सबसे पहले जो ये टर्म उन्होंने यूज किया है विनय कटियार जी ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी को लेकर के, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे उस पर सख्त आपत्ति है। मैं समझता हूँ कि ये अपमान करना है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी का, ये बहुत ही गलत वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया। दूसरी बात, मुझे हैरत होती है कि ये धार्मिक लोग, रिलीजियस लोग, महंत लोग इस तरह से खुल्लम खुल्ला कैसे झूठ बोलते हैं कि वहां पर कभी नमाज ही नहीं हुई, वहां कभी मस्जिद ही नहीं रही, वहां कोई इमाम ही नहीं रहा। 1949 तक कंटिन्यू, जब से मस्जिद बनी उस वक्त से लेके 1949 तक कंटिन्यू नमाज 5 वक्त की हुई है। बाज़ाब्ते इमाम थे, मुअज्जिन थे, सब थे, बड़ी तादाद में नमाजी हुआ करते थे। फर्स्ट टाइम 1949 में जो है, मेरा सवाल कुछ दूसरा था। नहीं, ये लोग जो बयान देते हैं आ करके कहते हैं, अभी जो आपने बहुत सारे की क्लिपिंग दिखाई उसमें लोगों के कई लोगों ने यही कहा कि वहां कभी नमाजी नहीं हुई, वहां कभी मस्जिद ही नहीं रही, वहां कभी कोई इमाम ही नहीं रहे। तो ये मुझे लगता है कि एक रिलीजियस आदमी होकर, महंत लोग होकर के इस तरीके से अपने जमीन के खिलाफ कैसे इस तरह की फाइनल कमेंट, कम से कम तो ये देखना चाहिए ना कि हम एक धार्मिक आदमी है, कैसे हम झूठ बोले जो सच्चाई है। एक जो फाइनल बात करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, ये जो साजिश वगैरह की ये सारी बातें होती है, जब वेदांता जी की जो बात है, जो असल का टॉपिक है, आप ये देखिए कि जिस दिन 6 दिसंबर 1992 में जो कुछ हुआ था, मस्जिद से ठीक 200 मीटर की दूरी पर एक बड़ा मंच बना था। उस मंच पे कौन लोग थे और वो लोग वहां पर बैठ के क्या कर रहे देखिए, अंग्रेजों के समय से ही हिंदू वहां पूजा कर रहे हैं। 1949 में जब ये गोविंद बल्लभ पंत की सरकार ने वहां ताला लगवाया, शर्मा जी छोड़िए ना, अब सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। ये पुरानी बातें छोड़िए, बताना कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे। कोर्ट के फैसले का सब स्वागत करेगा। नहीं, आप लोग करेंगे कि नहीं? हर फैसले का स्वागत होता है। चलिए, कोर्ट के फैसले का हम भी स्वागत करेंगे। सब लोग स्वागत करें, ज्यादा इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो अब बाबरी विध्वंस मामले में नया मोड़ सामने आता नजर आ रहा है। डॉक्टर रामविलास वेदांती सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। और सबसे अहम ये है कि ये मीडिया के सामने दिया गया बयान है, जैसा इस चर्चा में भी निकलकर सामने आया कि अगर सर्वोच्च अदालत के सामने वो इस तरह का बयान देते हैं तो क्या परिस्थितियां आने वाले वक्त में बन सकती हैं, इसको लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन उम्मीद जरूर की जा सकती है कि 2 साल के भीतर इससे पूरे मामले का निचोड़ जरूर सामने आ जाएगा। तो वेदांती के बयान के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कहीं ये बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। आखिर इतने साल डॉक्टर वेदांती खामोश क्यों रहे, ये तमाम सवाल हैं। क्या सीबीआई ने आडवाणी समेत बीजेपी नेताओं को फंसाने की कोशिश की है, ये तमाम सवाल भी उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर रामविलास वेदांती के बयान के बाद अगर सीबीआई ने फंसाने की कोशिश की तो आखिर ऐसा किसके इशारे पर हुआ, ये भी अहम सवाल है। और अगर कोई साजिश नहीं थी, जो था खुलेआम था, उमा भारती के इस बयान के भी तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि इस पूरे मामले में क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही।